श्री पीयूष जी गोयल ने अपने 35 वर्ष के लंबे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला है। आपकी शैक्षिक उपलब्धियां भी प्रशंसनीय रही हैं। आपने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा आप एक जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी, हम सबका सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और आपके मुख पे ही वो तेज है और आपका जो स्माइल है, इट्स सो इन्फेक्चुअस, इट्स सो पावरफुल। और जिस प्रकार से आपने एक एक विजेता को ग्रीट किया, जिस प्रकार से आपने उन नन्हे बच्चों को जिन्होंने शुरू में व्यास वंदना गाई थी उनको प्रोत्साहित किया, मुझे लगता है कि वास्तव में हमारा धर्म अभी भी सुरक्षित है, हमारा धर्म जीवित है और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे तो हम सभी अपने आप को धन्य मानेंगे। मेरे मित्र सलिल सिंघल जी, जिनके साथ वैसे जब तक अशोक जी थे तब हमारा संपर्क नहीं बना, पर अब इतना निकट संपर्क बन गया है कि शायद हर 15-20 दिन में एक बार तो या वीसी पे या मुलाकात हो ही जाती है। उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं और विस्तार से भी बताऊंगा। पर जहां अशोक जी ने अध्यात्म धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित किया, मैं समझता हूं बिजनेस छोड़ के, बिजनेस से रिटायर होके सलिल जी लगभग उसी कदम पे उद्योग का काम कर रहे हैं। एंड आई विल शेयर विद यू व्हाई आई से दिस। माननीय श्री अरविंद सिंघल जी, संजय सिंघल जी, सिंघल परिवार के सभी उपस्थित परिवारजन, हमारे सभी जूरी मेंबर्स जिन्होंने अभी अभी सलिल जी बता रहे थे कितना रिगरस प्रोसेस है, सिलेक्शन कमेटी, जूरी, किस प्रकार से इसको पूरी पारदर्शिता के साथ इन अवार्ड्स को संयोजन किया गया है। आप सबको मैं साधुवाद करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, सभी सिलेक्शन कमेटी मेंबर्स का भी। आपने जिंदगी भर जो समाज की हमारे एक प्रकार से परंपरा को जीवित रखने में जो योगदान किया है उसको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सभी विजेता, कौन फर्स्ट आया सेकंड आया वो वास्तव में जरूरी नहीं होता है, विजेता विजेता होता है। और मैं समझता हूं आप सब 9 के 9, चाहे विद्यार्थी, चाहे अध्यापक, चाहे संस्था, आप सभी जरूर इक्वली कॉम्पिटेंट होंगे। आई एम नॉट टेकिंग अवे द विनर्स क्रेडिट, मैं आपका सम्मान या आपका प्रथम श्रेणी को कोई कम नहीं कर रहा हूं, पर मैं समझता हूं यहां तक इतने पारदर्शी व्यवस्था के साथ पहुंचने पे बड़ा मुश्किल रहा होगा 1, 2, 3 डिसाइड करना। और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक विद्यार्थी के रूप में, एक प्राध्यापक के रूप में, एक संस्था के रूप में इसी प्रकार से देश की सेवा करते रहें, इसी प्रकार से धर्म की, वेदों की और हमारे एक प्रकार से देश के इतिहास बोले या संस्कृति बोले, उसको जो आपने जीवित रखने का काम किया है उसके लिए देश सदैव आप सबका कृतज्ञ रहेगा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, अशोक जी और मेरा संपर्क वैसे तो पिताजी के कारण था, पर एक विशेष प्यार था अशोक जी के दिल में मेरे लिए। पापा के साथ उनका संबंध बहुत ही पुराना था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पापा भी काम करते थे। माननीय अशोक सिंघल जी तो बहुत सीनियर थे। जिंदगी भर दोनों का प्यार और मित्रता लगभग 1944-45 से शुरू होके कहानी 2008 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तब तक चली। तो यानी 60 वर्ष से अधिक मित्रता क्या होती है वो आप कल्पना करिए। मैं ऑलवेज कंफ्यूज रहता था कि अशोक जी सीनियर थे पढ़ाई में, मतलब कॉलेज में, या पापा सीनियर थे। मुझे इतना मालूम था कि 1 वर्ष का गैप था दोनों के बीच में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में BHU में दोनों ने अपनी पढ़ाई की। अशोक जी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करते थे, पापा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बन रहे थे। तो अभी मैंने एक्चुअली गूगल किया वहां बैठे बैठे और डेट्स निकाली। अशोक जी का जन्म सितंबर 27, 1926 का है, पापा का जनवरी 1926 में था। थोड़े बड़े थे उम्र में, पद में या ओहदे में नहीं, सिर्फ उम्र में। पद में तो अशोक जी वाज राइट अप देयर फॉर ऑल ऑफ अस। पापा ने 1949 में डिग्री ली, अशोक जी ने 1950 में ली। तो मुझे लगता है वही सिलसिला चलता रहा होगा। और दोनों ने 1 वर्ष खराब भी किया। ये इसलिए कह रहा हूं कि 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगा था तब दोनों अंडरग्राउंड हो गए थे। और तब मुझे जहां तक ध्यान है दोनों ने तभी निर्णय किया प्रचारक बनने का। मेरे पिताजी ने भी प्रचारक बनने के लिए निकल गए थे कॉलेज से छोड़ के और अंडरग्राउंड चले गए थे। ये अलग बात है कि शायद गुरुजी ने कुछ सोचा होगा, कुछ क्या रहा होगा, मुझे तो अभी मालूम नहीं है। पर गुरुजी ने पापा को परम पूज्य गुरुजी ने वापस भेजा और फिर मुंबई भेजा। जो भी उस समय रहा होगा उनके मन में। पर अशोक जी ने जो जिंदगी भर इस देश की, हमारे धर्म की सेवा की है, मैं समझता हूं इट इज अनपैरेलल्ड। देयर इज नो सेकेंड एग्जाम्पल। अच्छा, परिवार से एकदम समृद्ध परिवार से आते थे। आफ्टर ऑल उनके पिताजी मुझे लगता है ICS ऑफिसर थे। सभी भाई उच्च स्तर पे काम करते थे। हमारा ज्यादा निकट संबंध पीयूष सिंघल जी से आया क्योंकि वो मुंबई में रहते थे। बड़ा अमीर परिवार, बड़ा समृद्ध परिवार, बड़ा व्यापार, बड़ा उद्योग चलाते थे। BP सिंघल साहब शायद यूपी के डायरेक्टर जनरल पुलिस रहे, फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे 12 साल, कई वर्ष, 2 टर्म्स राज्यसभा में सांसद रहे 12 साल। लगभग हर एक व्यक्ति परिवार में बहुत ही वेल टू डू, बहुत ही बड़ी श्रेणी के पदों पर रहे। और ऐसे में जब अशोक जी ने अपने पूरे जीवन को समर्पित किया समाज के लिए, देश के लिए, तो उस समय भी बड़ी हैरानी हुई थी। सबको बड़ी हैरानी हुई थी कि क्या कर रहे हैं अशोक जी, इंजीनियरिंग करके BHU से, आज क्या पता चीफ सेक्रेटरी होते देश के, कैबिनेट सेक्रेटरी होते देश के, क्या पता राजनीति में आते तो कितने बड़े पद पे अशोक जी रहते। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके, सब सुख त्याग करके, ऑल मटेरियल वेल्थ, ऑल मटेरियल हैप्पीनेस को उन्होंने पूरा निछावर करके समाज को अपना जीवन समर्पित किया। और पहले तो शायद दिल्ली में प्रांत प्रचारक वगैरह रहे, दिल्ली हरियाणा में, कानपुर, फिर दिल्ली में भी रहे। और फिर 1980 के बाद तो VHP के साथ ही जुड़ गए थे लगभग पूरी तरीके से। वो मुझे इससे भी ध्यान है कि तभी 80 या 81 में मीनाक्षीपुरम के मैसेकर हुआ था, दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, जिसमें कई दलित भाई बहनों को
बुरी तरीके से मारा गया। उसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ था अशोक जी के ऊपर, और मुझे लगता है फिर उसकी पीड़ा को देखते हुए, उस समय के जो समाज में जो भ्रांतियां थी उनको देखते हुए फिर वीएचपी ने अशोक जी के नेतृत्व में 200 से अधिक मंदिर भी बनाए थे, ये सिद्ध करने के लिए कि दलितों का भी उतना ही अधिकार है मंदिर में जितना बाकी समाज का है। और मैं समझता हूं बड़े सिद्ध आत्मा थे, उनके विचार, उनके आचार, उनके सोचने का ढंग ही अलग था। 1984 में विज्ञान भवन में विश्व धर्म संसद उन्होंने लीड की थी, जिसमें देश भर के सभी संत ज्ञानी आए, और शायद एक प्रकार से हिंदुत्व का जो एक रीएस्टैब्लिशमेंट या रीजुवनेशन हुआ, वो प्रवाह 1984 से शुरू हुई। और फिर तो इतिहास गवाह है किस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के सेवा में, रामलला के जन्मस्थली को मुक्त करने में अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। और ये बात सलील जी ने ठीक कही, मेरा उनके साथ इतना प्यार का रिश्ता था कि रोक जोक भी बहुत करता था मैं उनके साथ, और वो उसको उसी स्पिरिट में लेते थे। घर पे आना जाना रेगुलर था, कई बार पीयूष जी के यहाँ अगर ठहरे होते थे तो हम जाते थे वहां मिलने। पर मई 2008 से लेकर दिसंबर 2008 ये पीरियड एक विशेष रहा, क्योंकि पापा को कैंसर होने के बाद लगभग अस्पताल या घर पे ही रहे। हर महीने, एंड आई कैन टेल यू रिलीजियसली, हर महीने मई से लेकर दिसंबर अशोक जी 100% पापा को मिलने आए। और कोई नहीं होगा जो इतना रिलीजियसली हर महीने आया होगा मिलने के लिए। घंटों बैठते थे साथ में। थोड़ा कभी कभी याददाश्त, क्योंकि ब्रेन में कैंसर हुआ था, अगर ध्यान में नहीं आता था पापा को तो भी बैठे रहते थे। हम कहते थे कि चाचा जी अब जाओ, अभी बस बैठे रहते थे। उस समय मैं बहुत उनसे झगड़ता भी था। स्वामी जी, हमने ईमानदारी से कभी सोचा नहीं था ये कभी राम मंदिर बन पाएगा। इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। पर उनका जो आत्मविश्वास था, उनके मन में जो पक्का संकल्प था कि दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से रोक ही नहीं सकती। और हम थोड़ा बहुत राजनीति में होने के कारण उनको कहते थे, आप ये एजेंडा ले आते हो तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है, हमको थोड़ा एडजस्ट और एकोमोडेट करना पड़ता है। आप एकदम रैपिड एजेंडा ले आते हो, तो इसलिए वो नोक-झोंक रहती थी उनकी और मेरी। पर ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड। बार बार कहते थे पीयूष पक्का बनेगा। मुझे पेट नेम से बुलाते थे, वास्तव में तो मुझे डाउट है उनको मेरा नाम भी मालूम था। आई डोंट थिंक ही न्यू माई नेम ऑलमोस्ट टिल द एंड। और उनके प्राण छोड़ने के थोड़े ही दिन पहले मुझे उन्होंने विशेष बुलाया, और तब भी यही कहा कि देखो राम मंदिर तो बनेगा ही, और प्रॉमिस करो कि तुम उसके लिए काम करोगे। एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम, ही वाज अनवेल, आरके पुरम गया था। हाँ, नहीं उसके पहले की बात है, उसके पहले की बात है, हॉस्पिटलाइज होने के पहले। एंड आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम कि क्या चाचा जी अभी तो छोड़ो, हमारी सरकार आ गई है, हम इसको किसी हालत में कर नहीं पाएंगे। वी डोंट हैव अ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा, कानून नहीं पास कर पाएंगे। सेड नहीं, प्रॉमिस करो कि इसके लिए काम करोगे। मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि हमारे जीवन में
कई सारे ऐसे विषय आते हैं, कई सारे ऐसे पल आते हैं when we have to make hard choices और easy choices। एक तो सरल मार्ग होता है, उसमें चल के तो हर एक व्यक्ति अपना जीवन निकाल लेता है। एक होता है कि कठोर परिश्रम वाला मार्ग, सब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं उसमें। There are no roses along that way। अशोक जी chose to take the hard way of life for a cause, for a commitment, for a conviction, क्योंकि उनको पूरी आस्था थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा, जो अन्याय किया हिंदू समाज के साथ, जो अपमान किया हिंदू समाज का, जब तक वो मंदिर पुनः स्थापित नहीं होता है तब तक वो अपमान, तब तक वो अन्याय खत्म नहीं होगा। That courage of conviction that he had took him through his life, और शायद, I don't know, शायद उन्होंने अपना प्राण भी इसलिए त्याग किए होंगे कि हम सबको वापस एक प्रकार से मैसेज देने के लिए कि look, I am ready to give up my life for this। It's your duty कि इसको अब आगे चल के बनाना है। I'm sorry I got emotional, but I'm honored that you called me for this function, Salil ji. Really honored। और एक प्रकार से आप आज की वर्तमान स्थिति देखिए, चाहे वो रामलला का मंदिर की बात हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ के मंदिर को पूरी तरीके से पुनर्जीवित करना, उसका प्रांगण बनाना, इतना सुंदर प्रकल्प बनाया वहाँ। हाल में ही महाकाल में हमने देखा कितना भव्य स्वरूप महाकाल का हमें देखने को मिला। मैं पिछले महीने सोमनाथ होके आया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था उसको किस प्रकार से आज आगे लेके जाया जा रहा है, और इतना भव्य मंदिर वहां पे सोमनाथ में कि देख के आनंद आता है, देख के आत्मविश्वास बढ़ता है और ऊर्जा मिलती है काम करने की। ये सब तभी हो सकता है जब समाज में जागरूकता हो और समाज में ऐसे नेता हो, और हमारे नेता तो वास्तव में अशोक जी से इंस्पायर होके दिन रात समाज में अपने धर्म का को सुरक्षित रखना, उसको स्थापित करना, उसको उसके विशाल स्वरूप को पुनर्जीवित करना, इसमें लगे हुए हैं। और मुझे अभी भी याद आता है, क्योंकि कुछ मात्रा में हमारा छोटा एक गिलेरी वाला रोल बन पाया जब माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के डायरेक्शन पे आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाने का बिल पारित किया। तब मैंने एक बार इन अ लाइटर मोमेंट अमित भाई को कहा कि साहब ऐसे जल्दी क्या है, जरा आराम से करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो हम चुनाव जीत के ही आए हैं। उन्होंने कहा पीयूष, जो काम का समय आ जाता है वो उस समय पे होना ही चाहिए। और जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की सैकड़ों साम्राज्यों को देश में मिला के देश को एक बनाया, एकता बनाई देश में, एकजुटता बनाई देश में, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर में उसके पुनर्वास के लिए उस समय के उनके नेता, उस समय के प्रधानमंत्री के साथ भी एक प्रकार से उनके विरोध के बावजूद सोमनाथ जी के मंदिर का काम आगे बढ़ाया,
और पहला धक्का तो उन्होंने ही दिया। उनका सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई ने किया, जब कश्मीर को एक बना के इस देश के साथ जोड़ा, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने जीवन दिया था। और ये मैं इससे याद कर रहा हूं कि ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस दैट दीज थिंग्स आर ऑल हैपनिंग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। वहां राम मंदिर का काम शुरू होना, कश्मीर को इंटीग्रेट करना भारत के साथ, महाकाल के मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को फिर एक बार वो गौरव देना जो वास्तव में उनका था, है और रहेगा। और उसमें एक और कड़ी आपने जोड़ी है, सिंघल परिवार ने जोड़ी है, कि अपनी वैदिक फिलॉसफी को, वैदिक विचारधारा को भी जीवित रखने हैं, उसको भी प्रोत्साहन देने के लिए ये इतना बढ़िया जो आपने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है, मैं तहे दिल की गहराइयों से आपको सबको बधाई देता हूं, साधुवाद करता हूं। एक और सीक्रेट बता सकता हूं, मेरे फादर की ऑलवेज इच्छा थी कि परिवार में कोई एक बच्चा संस्कृत सीखे। सैडली हमने किया नहीं है अभी तक, पर अभी याद आ गया आज। He always told me कि कोई एक जना संस्कृत सीखे। अच्छा, मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला, हमें वो मौका नहीं मिला। हो सकता है कभी उसका भी समय आएगा, आई डोंट नो। पर आप सब जिस प्रकार से देश में हमारे अध्यात्म को, हमारे पूर्वजों को दिए हुए शिक्षा को जीवित रख रहे हैं, वास्तव में ये भी इससे बड़ा देश हित का, इससे बड़ा समाज के हित का काम नहीं हो सकता। आप सबको मैं नमन करता हूं, आप सबको धन्यवाद करता हूं। और कोई ये पढ़ना यहाँ जो लिखा है, अगर वैदिक शिक्षा इस देश में चलती और पूर्वजों से आज तक चलती, तो जो यहाँ कुछ लिखा हुआ है मैंने अभी अभी पढ़ा, कैन समबडी रीड इट आउट? ये लिखना नहीं पड़ता अगर ये शिक्षा इस देश में स्थापित रहती। वो कैन यू रीड इट आउट बेटा? प्लीज टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। मैनेजमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अगर आपका कुछ चोरी हो जाए। ये इससे लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमने एक अलग ही शिक्षा की प्रणाली में इस देश को तैयार किया। अगर वैदिक शिक्षा से देश तैयार हुआ होता तो कभी आपको ये शब्द नहीं लिखने पड़ते हॉल में। और आपको जान के खुशी होगी स्वामी जी, माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री बहुत बचपन की उम्र से गुरुकुल में गए, वहां पे उनकी शिक्षा हुई। प्रधानमंत्री जी का तो मैं समझता हूं पूरे देश को जानकारी है कैसा आध्यात्मिक जीवन रहा उनका, कैसे उन्होंने देश के लिए पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित किया। हिमालयों में अपना समय बिताया, केदारनाथ में उनको प्रोत्साहन मिला कि वो देश के लिए जीवन पूरी तरीके से समर्पित करें। उन्होंने उनका एक पूरा जीवन अपने आप में आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है और हम तो रोज अनुभव करते हैं, हर मीटिंग में, हर मौके पे जब वो गाइडेंस देते हैं, यू ऑलमोस्ट फील लाइक it is divine intervention. It's not a normal. I'm sorry I may sound a little psychophantic to some of you, but I promise you, आज सुबह की बात बोल सकता हूँ, हमारे CSIR जो काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, उसकी आज सोसाइटी की बैठक थी। जो आइडियाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखे, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के चेयरमैन ने कहा, these are mind-boggling ideas. These were his words. These are mind-boggling ideas. एक से बढ़ के एक नई नई चीज जो साधारणतः हम कभी सोच ही नहीं सकते। यहां तक क्योंकि कुछ मात्रा में हम सबके साथ भी जुड़ा हुआ है, उन्होंने बोला कि अगर जिससे अगरबत्ती बनाए, अगर क्या है, और लगभग कोई साइंटिस्ट के ध्यान में नहीं था कि ये एक ऑयल है जो परफ्यूम की तरह एक तरीके से अरोमा देता है। फिर उन्होंने पूछा है कहां से आता है,
एवरीबडी वॉज शेल शॉक। आपको पता है किसी को कहां से आता है कि नाम कहां से आया? ना, माफ करिए, घास है, लेकिन कहां से, इसका मेन सेंटर क्या है जहां पे ये उगती है? ये त्रिपुरा में अगरतला के बाहर ये पेड़ है इसके, अगर के, और उससे अगरतला ये नाम बना। और उससे अगरबत्ती ये शब्द बना। अब उसमें अगर हम रिसर्च करते हैं, वो हजारों डॉलर प्रति किलो में आज दुनिया की मार्केट्स में बिकता है। परंतु हमारे देश में इतने वर्षों में हमने कभी अपने उस विरासत को ना संभाला ना बढ़ाया। और ये मैं इससे एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि उसी से सलिल जी और मेरा संबंध बनता है। इस देश को आत्मनिर्भर बनाना, इस देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना, इस देश को एक विकसित देश बनाना, एक समृद्ध देश बनाना, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमने कल्पना की कि एक प्राइवेट सेक्टर लीड करके एक इनिशिएटिव बनाए जिसको हमने कहा स्टीयरिंग कमिटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, स्केल कमिटी। ये प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने चलाई। पवन गोयनका, सलिल सिंघल, अभी जलज दानी है, शेषागिरी राव, ऐसे निजी क्षेत्र से आए हुए लोगों ने इसको चलाया। सरकार ने उसमें मदद की, नॉट दी अदर वे राउंड। कोई सरकारी कमेटी नहीं थी जिसमें ओकेजनली इनको बुला लिया। इन्होंने लीड किया, प्राइवेट सेक्टर ने, सरकार ने उसको मदद दी जब जब उन्होंने मांगी, डेटा के साथ या लोगों को जोड़ने के साथ। और ये स्केल कमेटी ने निकाला कि कहां कहां, किस सेक्टर में, किस इंडस्ट्री में कॉस्ट डिसएडवांटेज है भारत में, और उसको अगर हम पूरा करते हैं तो हम भारत को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, भारत के उद्योग को और बल दे पाएंगे। और फिर उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करके प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, लगभग 1,97,000 करोड़, 1,97,000 करोड़ 13 सेक्टर्स में चैंपियंस, बड़े उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार दे रही है। साथ में 76,000 करोड़, 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आए और हम आत्मनिर्भर बने, उसके लिए सरकार दे रही है। उसकी नींव सलिल सिंघल के नेतृत्व में स्केल कमेटी ने रखी थी। तो अब आप अगर पे भी थोड़ा काम करिए सलिल जी। आज प्रधानमंत्री जी ने एक और एग्जाम्पल कैम्फर का दिया। हम कैम्फर को पूजा पाठ में तो इस्तेमाल करते ही हैं। उन्होंने बताया इसके 300 यूजेस होते हैं, 300। शायद आप लोग सब जो वेद में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग को मालूम भी हो कई यूजेस, हमें तो नहीं मालूम। अब 300 यूजेस, और कैम्पर सरलता से बन सकता है देश में, देश भर में उगाया जा सकता है अगर हम इसमें शोध करते हैं। वो उन्होंने डायरेक्शन दे रहे थे कि CSIR doesn't have to only look at fancy big things। कई चीजें हमारे देश में हैं जिससे देश में खुशहाली आ सकती है, हरियाली आ सकती है, किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, उद्योग को प्रोत्साहन मिल सकता है। जो हमारे इतिहास में है, जो हमारी विरासत है, हमें उस विरासत को समेटना है और इसमें हम सबका रोल है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन कहा, जब हम सब अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे, स्वामी जी का कर्तव्य अलग है, मैं उसको नहीं कर सकता हूं, करने जाऊंगा तो आई विल मेक अ मेस ऑफ इट। मेरा कर्तव्य कुछ और दिया है, मुझे अलग काम करने का मौका मिला है। हमें इस देश में से वो कॉलोनियल माइंडसेट निकाल के फेंक देना है जिसने हमें जंजीरों में आज तक बांध के रखा है। जो मुगलों का, जो अंग्रेजों का कॉलोनियल माइंडसेट ने इस देश को पिछड़ा बना दिया।
अगर हम सब अपने इतिहास में जाए, वी गो बैक टू आवर रूट्स, जिसमें अध्यात्म आता है, आवर कल्चर, आवर रिच ट्रेडिशंस, आवर हेरिटेज, इफ वी गो बैक टू आवर रूट्स। और ये 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें से देश के आगे के विकास और निर्माण की यात्रा और सरल और तेज हो सकती है अगर हम सब ने देश की एकता और एकजुटता के ऊपर मिल के काम किया और ये चारों काम कर्तव्य भावना से किए, तो अवश्य ही ये देश एक विकसित देश बनेगा। जो वैदिक पढ़ाई शायद कभी तक्षशिला में या नालंदा में या विक्रमशिला में रही होगी, जो गुरुकुल सिस्टम आप लोगों ने आज तक इस देश की विरासत को बचा के रखा है, जो टीम स्पिरिट, वो तीनों बच्चे जो यूनिटी के साथ, जो यूनिसन में हमें वेद वंदना सुना रहे थे, जिस प्रकार से आज साइंस डिस्कवरी कर रहा है कई सारी चीजें जो आपके वेदों में तो पहले से ही की गई हैं। अभी सोमनाथ में भी मैंने देखा, वहां दिखाया है कि यहां से कोई लैंड का पीस नहीं है जो वो कंपास वहां बनाया हुआ है। कब बनाया होगा, कब तय किया होगा, क्या देखा होगा, लेकिन ये इस देश की ताकत है, ये इस देश की विरासत है। एंड इफ वी ऑल कलेक्टिवली decide to do our duty in that spirit, ये बच्चे अपनी ड्यूटी करेंगे, ये हमारे घरों में अध्यात्म को जीवित रखने का काम करते हैं, हमारे बच्चों में कुछ संस्कार आए उसका काम करते हैं। और मैं समझता हूं जब हम सब मिलके इस देश के भविष्य के निर्माण के लिए, इस देश के एक विकसित देश बनाने के हम सबके संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब एक साथ मिलके काम करेंगे। और उसमें आपने जो आज अशोक जी सिंघल भारत आत्मा वैदिक अवार्ड्स देकर, और आप कई वर्षों से इसको 7वां एडिशन है, ये 7 वर्षों से देकर आप सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सबको एक प्रकार से और इनके काम में बल दे रहे हैं। मैं समझता हूं आप अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, मैं अवश्य अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और इस देश को आगे बढ़ाने का अपना योगदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।